नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। रात के 9:30 बज चुके हैं और अब वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहीं। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात संजय सिंह की, जहां आम आदमी पार्टी को सांसद संजय सिंह की रिहाई से बड़ी राहत जरूर मिलेगी। संजय सिंह को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी के साथ ही इंडिया गठबंधन के नेता भी काफी खुश हैं। एक तरफ विपक्ष संजय सिंह की जमानत को अपनी जीत के तौर पर देख रहा है, वहीं बीजेपी बार बार ये कह रही है कि बेल मिलने से शराब घोटाले का खेल खत्म नहीं हो जाएगा। फर्जी आरोपों के आधार पर एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवाया। ये जो पूरा मनी ट्रेल है ये आम आदमी पार्टी तक जाता है। इनके खिलाफ जो बोलेगा उसके अंदर ईडी कहीं ना कहीं से ले आएंगे ताकि पहले गिरफ्तार करें, बाद में मुकदमा हो। कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, वो जो भी निर्णय लेंगे, पर ईडी ने अपोज भी नहीं किया। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले संजय सिंह की रिहाई से आम आदमी पार्टी ने बेशक राहत की सांस ली होगी। यूं तो संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को ही जमानत मिल गई थी, मगर आज दिन भर उनके मेडिकल जांच और कागजी कार्रवाई में निकल गया। संजय सिंह को दोपहर 1 बजे के करीब अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में जांच के बाद दोपहर 2 बजे उन्हें वापस तिहाड़ जेल पहुंचाया गया। इस बीच दोपहर 1:45 बजे संजय सिंह का रिलीज ऑर्डर भी जारी हो गया। संजय सिंह को जमानत जरूर मिल गई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई के लिए कई शर्तें भी रखी हैं। कोर्ट ने कहा है कि संजय सिंह अपना पासपोर्ट जमा करेंगे, जब जरूरत होगी वो जांच में सहयोग करेंगे। इस केस को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और दिल्ली से बाहर जाने पर जांच अधिकारी को बताना होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को 1 लाख रुपए के बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि की सिक्योरिटी पर रिहाई का आदेश दिया है। इससे पहले संजय सिंह की बेल को लेकर दिन भर सियासी वार पलटवार भी चलता रहा। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जांच में ईडी को कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, फिर भी उन्हें जेल में रखा गया। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा कोर्ट पर सवाल उठाती है। जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, जिसका ईडी के पास कोई जवाब नहीं था कि मनी ट्रेल कहां है, आज इस इन्वेस्टिगेशन को होते हुए 2 साल हो गए। ईडी ने, सीबीआई ने 500 से ज्यादा अफसर लगाए इस केस की इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन 2 साल में भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं मिला। देश का न्यायालय सर्वोत्तम है और देश का न्यायालय स्वतंत्र है, लेकिन दुर्भाग्य है आम आदमी की पार्टी के नेता जब तो उनको सूट करता है तब तो न्यायालय के निर्णय का स्वागत भी करते हैं, ढोल भी बजाते हैं और मिठाई भी बांटते हैं, और बाद में उसको क्रिटिसाइज करते हैं। संजय सिंह को बेल मिलने पर इंडिया गठबंधन में उनके साथ खड़ी कांग्रेस भी बीजेपी पर वार करने से नहीं चूक रही है। हालांकि बीजेपी बार बार कह रही है कि ये नॉर्मल बेल है, संजय सिंह पर आरोप खत्म नहीं हुए। जब बेल मिली है, रूटीन ऑर्डिनरी साधारण बेल ईडी के अपोज न करने पर, तब लोकतंत्र बहाल हो चुका है, जुडिशरी फ्री एंड फेयर है। वरना कल तक जुडिशरी पर सवाल, कल तक इलेक्शन कमीशन पर सवाल, कल तक संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सवाल। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। मैं इतने कहूंगा, सत्य में जीते। अगर उस एविडेंस पे संजय सिंह की जमानत हुई है तो वही एविडेंस तो अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया जी के खिलाफ भी है। हमें तत्काल हाई कोर्ट को इस पर जमानत दे देनी चाहिए। दरअसल ये तमाम सियासी वार पलटवार आने वाले आम चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन की तमाम पार्टियों को पता है कि संजय सिंह के जेल से बाहर आने पर बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार में थोड़ी जान तो जरूर आ जाएगी।
हालांकि इस बीच आम आदमी पार्टी को सीएम अरविंद केजरीवाल की अग्रिम जमानत की उम्मीद से भी राहत मिलती दिख रही है। शराब घोटाला मामले में पिछले 12 दिनों से जेल में बंद दिल्ली के सीएम केजरीवाल की अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी के विरोध में कोर्ट में दलील दी गई कि गिरफ्तारी की टाइमिंग से ईडी की मंशा पर सवाल उठते हैं। पहला समन अक्टूबर में मिला, जबकि गिरफ्तारी मार्च में हुई। पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी के लिए कोई सबूत नहीं है। बिना किसी बयान दर्ज किए गिरफ्तारी क्यों की गई? चुनाव में सभी पार्टियों को बराबरी का मौका मिले, ऐसी सूरत में निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव है? चुनाव से पहले गिरफ्तारी पर पार्टी को खत्म करने की कोशिश है। कल कोर्ट के सामने ये बात आई, संजय सिंह को एक भी सम्मन नहीं भेजा गया। अचानक बिना सम्मन भेजे ईडी संजय सिंह जी के घर में घुसी और 5-6 घंटे बाद उठा करके लेके चली गई। 6 महीने जेल में रखा और निकला क्या? कोई सबूत नहीं, कोई मनी ट्रेल नहीं। 6 महीने में कुछ भी नहीं मिला। कल ईडी के सामने बोलने के लिए, ईडी कोर्ट के सामने ईडी को बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यह है इस पूरे केस की सच्चाई। इस बीच आम आदमी पार्टी बीजेपी पर शराब घोटाले के बहाने ईडी के दुरुपयोग से लेकर उनके नेताओं को तोड़ने और खरीदने जैसे आरोप भी लगा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के इन आरोपों पर बीजेपी ने उन्हें मानहानि का नोटिस भी भेज दिया है। मगर कहना गलत नहीं होगा कि देश की राजधानी की ये सियासी गर्मी अगले 2 महीने तक चलने वाले मतदान से पहले कम नहीं होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सहयोगी और इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी सीटों के बंटवारे में ही उलझी हुई है। पार्टी में प्रत्याशियों को लेकर इतनी कंफ्यूजन है कि आलाकमान अखिलेश यादव अब तक 8 लोकसभा सीटों के उम्मीदवार बदल चुके हैं, जिसे लेकर बीजेपी तंज कसने का मौका नहीं छोड़ रही। समाजवादी पार्टी में सीटों की अदला बदली पर ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में बस 2 हफ्तों का वक्त बचा है। सभी सियासी पार्टियां रैली और रोड शो के जरिए धुआंधार प्रचार में जुटी हैं। तमाम प्रत्याशी जनता तक पहुंचकर अपना अपना दावा मजबूत कर रहे हैं। मगर समाजवादी पार्टी में सीटों का कंफ्यूजन ही खत्म नहीं हो रहा है। बार बार प्रत्याशियों के नाम बदले जा रहे हैं, उनकी सीटें बदली जा रही हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि पार्टी के अंदर ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ताजा मामला समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव से जुड़ा है, जिन्होंने बदायूं से खुद के बदले अपने बेटे आदित्य यादव को टिकट देने का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पास भी करा लिया। कहा गया कि शिवपाल यादव चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हालांकि इसकी वजह क्या है ये नहीं बताई गई। खास बात यह है कि बदायूं सीट से पहले धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन बाद में उनका नाम हटाकर शिवपाल यादव को टिकट दे दिया गया। मगर शिवपाल यादव ने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि बदायूं सीट से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। शिवपाल यादव ने अपनी जगह अपने बेटे आदित्य यादव को टिकट देने की वकालत की। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिवपाल का बदायूं सीट से मोह भंग हो गया? इस फैसले के पीछे उनके अंतर्मन की आवाज है या फिर आला कमान अखिलेश यादव का दबाव? ये कहना मुश्किल है, मगर इतना जरूर है कि अखिलेश पिछले 1 हफ्ते में आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल चुके हैं। इसके पहले समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद और रामपुर सीट को लेकर भी असमंजस था। मुरादाबाद से पहले मौजूदा सांसद एसटी हसन ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन अगले ही दिन अखिलेश ने रुचि बीरा को प्रत्याशी घोषित कर दिया। वहीं रामपुर सीट पर आखिरी वक्त में मुहिबुल्लाह मदनी के नाम पर मोहर लगी। बिजनौर लोकसभा सीट पर एसपी ने पहले यशवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में यशवीर सिंह के बदले दीपक सैनी को उम्मीदवार बना दिया गया। मेरठ सीट से पहले एसपी ने सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया। बाद में भानु प्रताप का टिकट काटकर अतुल प्रधान को प्रत्याशी बना दिया। गौतम बुद्ध नगर से भी समाजवादी पार्टी 2 बार अपना प्रत्याशी बदल चुकी है। एसपी ने यहां पहले महेंद्र नागर को अपना प्रत्याशी बनाया, कुछ ही दिन बाद नागर का टिकट काटकर राहुल अवाना को टिकट दे दिया। फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी बदली कि एसपी ने महेंद्र नागर को दोबारा अपना प्रत्याशी बना दिया। यही हाल देवबंद सीट का था। देवबंद से एसपी ने पहले माविया अली को टिकट दिया, लेकिन ऐन मौके पर माविया के बदले कार्तिकेय राणा को टिकट दे दिया गया। जबकि संभल में एसपी के मौजूदा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के निधन के कारण समाजवादी पार्टी को अपना टिकट बदलना पड़ा। एसपी ने शफीकुर रहमान बर्क के बदले उनके पोते जिया उर रहमान को टिकट दे दिया।
समाजवादी पार्टी में बार बार हो रही सीटों की अदला बदली को लेकर बीजेपी ने भी चुटकी ली है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि INDIA गठबंधन के दलों को अपने प्रत्याशियों पर भरोसा ही नहीं है, इसीलिए बार बार नाम बदले जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी जिसका टिकट घोषित करते हैं 2 दिन बाद बदल देते हैं। अब ये टिकटों का बदलाव उनकी हताशा है, घबराहट है, या इसके पीछे कोई सोची समझी नई रणनीति है, ये अखिलेश यादव जी बेहतर जाने, क्योंकि इनके बाप की पार्टी जो ठहरी किसी से पूछना तो है नहीं, ना परामर्श करना है, जो मन में आए वो निर्णय ले लेना है। लेकिन ये निर्णय समाजवादी पार्टी को संशोधित पार्टी बना रही है और समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना करके रखेंगे। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र भी कमजोर होगा और समाजवादी पार्टी भी कमजोर होगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी की आंधी से डरकर समाजवादी पार्टी के नेता खुद ही मैदान छोड़ रहे हैं, मगर ये सब कोरे कयास बने। हकीकत क्या है ये तो आला कमान अखिलेश यादव ही जाने, मगर इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी में फिलहाल कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं है। वहीं आगे बढ़ेंगे। ताइवान में आज सुबह आए जलजले के बाद यहां के लोगों में दहशत का माहौल है। घरों की दीवारों में आई दरारों के बाद लोग ये सोच रहे हैं कि अब वो दोबारा अपने घर में रहने जा पाएंगे या नहीं। ताइवान में जारी बचाव पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। ताइवान के लोगों ने कुदरत का ऐसा कहर पिछले 25 सालों में कभी नहीं देखा था। दौड़ते भागते लोगों के देश ताइवान में आज लोगों की सुबह ऐसी होगी किसी ने सोचा ना था। शहर की शान कही जाने वाली चमचमाती इमारत करीब 45 डिग्री पर झुक गई। जिन इमारतों में लोगों ने आशियाना बना रखा था वहां से जान बचाकर भागना चुनौती बन गई। जिस छत के तले लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते थे उसकी दीवारें दरक गई। कंक्रीट के ठोस फर्श पर सीमेंट बिखर गया। ताइवान में आए जलजले के बाद तबाही की तस्वीरें एक के बाद एक कर सामने आ रही हैं। हुलियन की इस 5 मंजिला इमारत को देखिए। आज सुबह तक ये इमारत अपनी जगह पर शान से खड़ी थी, लेकिन शक्तिशाली भूकंप ने इसे तबाह कर दिया। It happened in the morning, early in the morning at 8. So either people were at home or commuting, going to work. So as in earthquakes are very common in Taiwan, but of course today's earthquake was very different in a way that the intensity was higher, the duration was longer. And of course we have seen the visuals. It's pretty scary, specifically from places like Hualien. इस इमारत की पहली मंजिल ढह गई और बाकी 45 डिग्री के कोण पर झुक गई। राहत कर्मियों की टीम इसका पता लगाने में जुटी है कि कहीं यहाँ पर कोई फंसा हुआ तो नहीं है। गनीमत ये रही कि भूकंप के झटके की वजह से ये बिल्डिंग एक झटके में नहीं गिरी। अगर ऐसा होता तो एक साथ कई जिंदगियां खामोश हो जाती। भूकंप के बाद अलग अलग इमारतों में फंसे लोगों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। जिन इमारतों को भूकंप से नुकसान पहुंचा उनमें कई लोग फंस गए। राहत टीम ने इन लोगों को एक के बाद एक कर निकालना शुरू किया। बहुत से लोगों ने मौत को इतनी करीब से शायद ही कभी देखा हो। मौत की इमारत से बाहर निकलने के बाद कई लोगों की आंखों में खौफ साफ साफ दिख रहा था। इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो सही सलामत है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। अभी ना जाने कितने लोग इस तरह की इमारत में फंसे होंगे, कहना मुश्किल है।
कंक्रीट से तैयार ठोस दीवारों में दरार आ चुकी है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। ये देखिए किस तरह से ये छत क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पिलर पर भी दरार है, फर्श पर सीमेंट बिखरा पड़ा है। ये बता रहा है कि आशियाना रहने लायक नहीं रह गया है। दरअसल ताइवान के अंदर का पहाड़ी वाला हिस्सा भारी भूस्खलन से पूरी तरह हिल चुका है। राजधानी ताइपे की इमारतों के हिलने के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। भूकंप के दौरान छलकता ये पानी इसकी तीव्रता का गवाह है। काफी देर तक ये पानी अपनी सीमा को तोड़ने के लिए बेताब दिखा। स्थानीय जानकारों का कहना है कि भूकंप जमीन के नजदीक था, जिस वजह से इसे पूरे ताइवान समेत पड़ोसी द्वीपों पर भी महसूस किया गया। ताइवान की नेशनल फायर एजेंसी ने कहा है कि शहर की इमारतों और सुरंगों में कुछ लोग अब भी फंसे हो सकते हैं। स्टाफ की सुरक्षा के लिहाज से शिंचू और दक्षिणी ताइवान के फैक्ट्रियों को खाली कर दिया गया है, लेकिन राहत कर्मियों के सामने अब भी चुनौती जस की तस है। भूकंप के बाद बड़े इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई, तो मेट्रो समेत रेलगाड़ियों को भी रोकना पड़ा। मोबाइल फोन सेवा पर भी असर पड़ा है। ये तमाम सेवाएं तभी शुरू हो पाएंगी जब तक कि आपदा प्रबंधन टीम को ये यकीन नहीं हो जाए कि खतरा पूरी तरह से टल चुका है। अभी तो तमाम इमारतों की दरारों की जांच होगी। इन्हें परखा जाएगा कि अभी सुरक्षित है भी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब अगली खबर उस क्रिकेटर से जुड़ी जो चर्चा के साथ साथ दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की नजरों में आ गया और 2 ही मैच में सुपरस्टार बन गया है। लंबे समय से भारतीय क्रिकेट में सबसे तेज गेंदबाज की तलाश थी और अब शायद वो तलाश पूरी हो गई है। जी हां, हम मयंक यादव की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आईपीएल में जिस स्पीड से गेंद फेंकी है उसी स्पीड से उनकी चर्चा भी की जा रही है। What a ball! It's disappeared to the fence after hitting the stumps. नाम मयंक यादव, उम्र 21 साल और गेंद से ऐसा कमाल कि बल्लेबाज उनसे 2 मैच में ही खौफ खाने लगे हैं। याद रख लीजिए इस नाम को और इस चेहरे को, क्योंकि ये खिलाड़ी वो है जिसका सालों साल से भारत को इंतजार था। मयंक यादव, जो अब रफ्तार का दूसरा नाम समझा जाएगा, जिसकी गेंद इतनी तेज है कि दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर बैटर्स ने घुटने टेक दिए। खास बात यह है कि इस खिलाड़ी को दुनिया पर छा जाने में सिर्फ 48 गेंदें लगी। मयंक यादव ने 30 मार्च को आईपीएल डेब्यू किया था और 2 अप्रैल तक उन्होंने इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा बार 155 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड वाली गेंद डाल दी। अब मयंक के नाम आईपीएल में 155 से ज्यादा स्पीड वाली 3 गेंदें हैं। उन्होंने ब्रिटली, शॉन टेट, शोएब अख्तर, डेल स्टेन जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। मयंक समेत कुल 5 ही बॉलर्स इस लीग में 155 से ज्यादा तेज गेंद फेंक पाए हैं। शॉन टेट के नाम इस लीग में सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड है। उन्होंने 157.71 की स्पीड वाली गेंद डाल रखी है। पंजाब किंग्स के खिलाफ अपनी तूफानी गेंदबाजी से सबकी नजरों में आने के बाद मयंक ने अपने दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ भी खूब कहर बरपाया। मयंक की स्पीड के आगे बल्लेबाजों के पैर कांप रहे थे। इसमें एक विकेट ग्लेन मैक्सवेल का भी था। मयंक इतनी रफ्तार से गेंद डाल रहे थे कि सिर्फ 2 बॉल में मैक्सवेल का काम तमाम हो गया। मयंक यादव को जिस तरह का विकेट पहले मैच में लिया था। मयंक ने कल हुए मुकाबले में 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर के 3 विकेट लिए। इससे पहले पंजाब के खिलाफ भी मयंक ने 3 विकेट हासिल किए थे। खास बात यह रही कि मयंक की ये स्पीड इतनी कंसिस्टेंट है कि जो उन्हें दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में से एक बना सकती है। मयंक ने अभी तक 156.7, 155.8 और 155.3 की स्पीड वाली गेंद डाली है। मयंक का रिकॉर्ड इसलिए भी खास है क्योंकि इन बॉलर्स ने सैकड़ों गेंदें फेंक रखी हैं और मयंक अभी तक 50 गेंद भी नहीं डाल पाए हैं। डेब्यू का एक्साइटमेंट बहुत था। मैं लास्ट 2 साल से बस एक ही चीज़ को विजुलाइज करता था कि जब डेब्यू बॉल या डेब्यू में पहला बॉल डालूंगा तो वो कैसा रहेगा, या इतना ऑडियंस के बीच में डालूंगा तो कैसा लगेगा। लेकिन मुझे लगा था कि सबने मुझे बोला कि थोड़ा नर्वसनेस रहेगा, थोड़ा प्रेशर रहेगा, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। मुझे जैसे ही मेरे को कैप्टन ने पहला ओवर डालने के लिए बोला तो
अंदर से एक वो आया कि आई थिंक आई बिलोंग टू दिस प्लेस, और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था। कल हुए मुकाबले में मयंक ने आईपीएल 2024 के सबसे तेज गेंद का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने कैमरन ग्रीन को 156.7 की स्पीड वाली गेंद डाली। पिछले रिकॉर्ड में इन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ 155.8 की स्पीड वाली गेंद डाली थी। मुश्ताक अली में भी मैंने 155 ही फेंका। हाँ बिल्कुल करता है। मेरे को स्पीड मतलब जनरल लाइफ में भी, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट भी, मुझे वो हर चीज़ ही पसंद है जो जिसमें स्पीड है, चाहे वो रॉकेट हो या प्लेन हो या सुपर बाइक्स हो तो स्पीड मुझे पसंद है। मयंक अपने अब तक पहले 2 आईपीएल मैचों में ही प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। उनके इस प्रदर्शन के बाद मांग उठने लगी है कि मयंक को जून में होने वाली T20 वर्ल्ड कप में टीम में शामिल किया जाए। 21 साल के मयंक दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली के लिए ही डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने अब तक 10 T20 और 17 लिस्ट ए मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 12 और 34 विकेट हैं। LSG ने मयंक को 2022 में 20 लाख रुपए में खरीदा था। मैच था तो हमारे कोच, असिस्टेंट कोच जो थे विजय दिया सर, उन्होंने मुझे वहाँ देखा था, तो वहीं से उन्होंने मुझे पिक करा। उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और वीडियोस वगैरह मेरी मांगी ऑक्शन से पहले, तो मेरे को लगता है कि उन्होंने वहीं से मुझे पिक करा। लेकिन 2 मैचों में जिस तरह मयंक ने अपनी रफ्तार से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में वो भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम बन सकते हैं। Zee Media।